ठीक है। और मानव प्रजनन के अंदर हम पार्ट फर्स्ट के अंदर टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बार मैं उस चीज को रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट नए भी हैं, और उसके बाद जो टेस्टिस वाला पार्ट है, जो वर्षण वाला पार्ट है, उससे सवाल भी अच्छे बनते हैं। उसके बाद हम एमटीपी को पढ़ेंगे, एमसी को पढ़ेंगे, ओवेरी को पढ़ेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्म और एग का रेशियो क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कितने एग बन सकते हैं, कितने मैच्योर होते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट सेकंड, जिसमें सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार टेस्टिस के बारे में बताती हूँ, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है तो आपको समझ में नहीं आया हो। टेस्टिस यानी हम किसको पढ़ेंगे, वृषण को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखनी है इनकी संख्या। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। किसमें पाया जाता है टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, नर जनन तंत्र का पार्ट होता है टेस्टिस यानी कि वृषण। अब देखो हमने टेस्टिस के बारे में क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना। मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाई थी और इसी से सब कुछ समझा दिया था। तो अब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, रेगुलर रखेंगे। ध्यान से देखो यहां पे क्या होता है कि मैंने क्या किया था, ऐसे 2 मेम्ब्रेन बनाई थी इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ ट्यूबुल्स प्रेजेंट थी ऐसे ऐसे करके। जिन्होंने पढ़ा है और जिनको याद है वो आंसर देते जाना, क्योंकि जब आप आंसर दोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। तो देखो मैंने इस बाहर वाला जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसको कहा था स्कोटल सैक। स्कोटल सैक के नाम से कहा था, क्या कहा था, स्कोटल सैक। और स्कोटल सैक को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, वृषण कोश के नाम से इसको जाना जाता है। स्कोटल सैक या फिर आप इसे क्या कहेंगे, वृषण कोश कहेंगे। इसके बाद में देखो कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, स्कोटल सैक के अंदर आपको ये आपका टेस्टिस प्रेजेंट है। स्कोटल सैक के अंदर क्या पाया जाता है, आपका टेस्टिस पाया जाता है, यानी कि क्या पाया जाएगा, वृषण पाया जाएगा। मैं एक टेस्टिस की संरचना आपको बता रही हूं, दूसरा भी ऐसा ही होगा। यहां पे देखो आपको ये जो ट्यूबुल्स दिख रही है, इनको कहा जाता है सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कहा जाता है, या फिर आप इसे हिंदी में कह सकते हैं शुक्र जनन नलिका। आप इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, शुक्र जनन नलिका भी इनको कहा जा सकता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है एपिडाडाइमिस। एपिडाडाइमिस के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये मत बोलना कि मैडम थोड़ा सा हिंदी में बताओ, देखो ये टेक्निकल वर्ड्स है और ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद में देखो ये संरचना जो आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगवाया था मैंने आपको, कल ही बता दिया था कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसका नाम होता है वासा डेफरेंसिया। इसको क्या बोलेंगे अपन, वासा डेफरेंसिया के नाम से इसको जाना जाता है। वासा डेफरेंसिया, फिर से सुन लेना, इसको वासा डेफरेंसिया कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ नाम हमने लिखे थे और इनके अलग अलग काम होते हैं। टेस्टिस किस में पाया जाता है, स्कोटल सैक में, वृषण कोश में पाया जाता है। टेस्टिस में क्या पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है। टेस्टिस में क्या पाया जाता है, एपिडाडाइमिस पाया जाता है। नीचे की ओर ये जो ट्यूबुल्स है इनको क्या कहा जाता है, वासा डेफरेंसिया। और ये जो संरचना आपको दिख रही है इसको क्या कहा जाता है, शुक्राशय कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, शुक्राशय कहा जाएगा। सेमिनल वेसिकल के नाम से भी इसको जानते हैं। अब ध्यान से देखो जल्दी से, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो टेस्टिस है, देखो ये टेस्टिस मेल बॉडी से बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। टेस्टिस मेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। सवाल अच्छा बनता है कि टेस्टिस मेल बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो आपको आंसर देना है बिकॉज जो स्पर्म बनते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं, इन शुक्राणु को मैच्यूरेशन के लिए, ध्यान से सुन लेना, जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं, इनको मैच्यूरेशन के लिए, परिपक्व होने के लिए हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी का जितना टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्या बोलेंगे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर एवरेज कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पर्म को मैच्योर होने के लिए हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री
डिग्री सेंटीग्रेड इससे कम की जरूरत होती है, इसीलिए जो टेस्टिस है या फिर स्कॉटल सैक होते हैं ये मेल की जो बॉडी है उससे बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में देखो कि यहाँ पे आपको जो ये ट्यूबुल्स दिख रही है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स दिख रही है, इनका काम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है शुक्र जनन, यानी कि शुक्राणु का जनन यानी शुक्राणु निर्माण का काम करना। तो शुक्र जनन नलिका का काम क्या हो गया, आप क्या बोलेंगे, शुक्राणु बनाना, शुक्राणु बनाना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब देखो शुक्राणु बनाना, शुक्राणु जो बनते हैं यहाँ पे ध्यान से सुनो कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में जो शुक्राणु बनते हैं, जो स्पर्म बनते हैं, ये स्पर्म कैसे होते हैं, अपरिपक्व। बहुत बार सवाल क्या बन जाता है कि यदि टेस्टिस से एपिडाडाइमिस को हटा दिया जाए, देखो मैं बता रही हूं टेक्निकल सवाल बन सकता है, यदि एपिडाडाइमिस को हटा दिया जाए तो क्या स्पर्म अभी भी एग का फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, निषेचन कर सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे सेमनीफेरस ट्यूबुल से शुक्राणु तो बनाती है, स्पर्म तो बनाती है, बट वो स्पर्म कैसे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, इमैच्योर होते हैं। और इमैच्योर होने के कारण आपको पता है कि जब तक ये इमैच्योर है, जब तक अपरिपक्व है, ये कभी भी अंडाणु का फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। अब आगे देखो कि अब होता क्या है, यहां पे जो शुक्राणु बन गए, ये शुक्राणु बन गए, ये शुक्राणु किस तरफ जाने लगते हैं, एपिडाडाइमिस की तरफ, इस तरीके से। जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, ये कहां जाते हैं, एपिडाडाइमिस में। कहां चले गए, एपिडाडाइमिस में। और एपिडाडाइमिस का काम क्या होता है, तो आप लिख लेंगे स्पर्म का परिपक्वन करना, स्पर्म का परिपक्वन करना। आप काम क्या लिखेंगे, स्पर्म का परिपक्वन करना, यानी कि जो स्पर्म, जो शुक्राणु इसके अंदर बने हैं, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर बने हैं, उनका जो मैच्यूरेशन है, उनका जो परिपक्वन है, वो कहां जाके होगा, एपिडाडाइमिस में जाके होगा। तो एपिडाडाइमिस का होना भी जरूरी है, अकेला सेमनीफेरस ट्यूबुल से काम नहीं चलने वाला, ये तो स्पर्म बना देगी और इमैच्योर होंगे, इमैच्योर तो एग को फर्टिलाइज ही नहीं कर सकते, तो उनको परिपक्व होने के लिए कहां जाना पड़ेगा, एपिडाडाइमिस में जाना पड़ेगा। और एपिडाडाइमिस उनको क्या करती है, उस टेम्परेचर जो इनको रिक्वायर्ड होता है, उस टेम्परेचर पे इनको क्या कर सकती है, मैच्योर कर सकती है, परिपक्व कर सकती है। अब देखो ये शुक्राणु क्या हो गए, मैच्योर हो गए मैच्योर। इसके बाद में ये जैसे शुक्राणु हैं, स्पर्म्स हैं, ये शुक्राणु मैच्योर होने के बाद किस में आएंगे, वासा डेफरेंसिया में आएंगे। किस में आएंगे, वासा डेफरेंसिया। और ये वासा डेफरेंसिया इसको कहां लेके आएगी, यहां शुक्राशय में लेके आएगी, शुक्राशय तक ले आई। अब शुक्राशय को थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे किसकी बात की कि ये संरचना किसकी है, सेमिनल वेसिकल, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इसको शुक्राशय भी कह सकते हैं, शुक्राशय की संरचना है। और इसके अंदर ये क्या आ गए, आपके स्पर्म्स आ गए, शुक्राणु आ गए। और शुक्राणु कैसे हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं। इनको आपने क्या बोल दिया, शुक्राणु, या फिर आपने क्या कह दिया, स्पर्म। अब देखो ये जो हमारा शुक्राशय है, इस शुक्राशय में क्या होता है, फ्रक्टोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज। बहुत बार सवाल बन गया है कि सीमन के अंदर, यानी वीर्य के अंदर, मैं किसकी बात कर रही हूं, सीमन के अंदर, वीर्य के अंदर जो फ्रक्टोज शर्करा देखी जाती है, वो शर्करा कहां से आती है, तो आप क्या कहेंगे कि जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय के अंदर क्या पाई जाती है, फ्रक्टोज शर्करा। और ये किसके साथ मिल जाती है, शुक्राणु के साथ। क्यों मिल जाती है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणु को क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है, पोषण प्रदान करती है। अब देखो रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। जो अंडाणु है ना, अंडाणु तो फीमेल बॉडी में ही है, तो उसको तो कहीं चल के जाना नहीं है, क्योंकि फीमेल बॉडी में वो तो कहां जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा 14वें 15वें दिन। अब स्पर्म को क्या करना है कि उस अंडवाहिनी तक पहुंचना है, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है। अब चल के तो जा नहीं सकते, तो करते क्या है, ये मूव करते हुए, कैसे जाते, तैरते हुए जाते हैं, इस तरीके से। तो वहां तक पहुंचने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, ये फ्रक्टोज। और प्रोवाइड कैसे करवाती है, न्यूट्रिशन देकर, पोषण देकर। तो आपको ये चीज क्लियर कर लेनी है कि जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, फ्रक्टोज शर्करा इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और फ्रक्टोज शर्करा कहां पाई जाती है, शुक्राशय में उपस्थित होती है। इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या देखा कि शुक्राशय के अंदर शुक्राणु और क्या मिल गए, फ्रक्टोज मिल गए। अब इसके बाद में क्या होता है, ध्यान से देखो, हमने क्या देखा कि शुक्राणु
और शुक्राणु के साथ में क्या जोड़ दिया गया, फ्रक्टोज जोड़ दिया गया, और फ्रक्टोज इसको क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है, ऊर्जा दे रही है। इसके बाद में देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं इसको मिटा रही हूं। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो शुक्राशय है इसमें एक ग्लैंड होती है जिसका नाम आपको याद रखना है प्रोस्टेट। आपको याद रखना है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, सिट्रिक एसिड रखती है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड रखती है। और ये सिट्रिक एसिड किसमें मिला दिया जाता है, ये जो बन रहा है, तो यानी कि फ्रक्टोज शुक्राणु और इसके साथ में क्या जुड़ गया, सिट्रिक एसिड जुड़ गया। क्या जुड़ गया, सिट्रिक एसिड जुड़ गया। और इस पूरे के पूरा जो मैटर है, मैंने कल बता दिया था, शुक्राणु, फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड, इसी को कहा जाता है सीमन, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, वीर्य कह सकते हैं। सवाल बन सकता है कि वीर्य या फिर सीमन में क्या क्या पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, स्पर्म पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तो क्या पाए जाते हैं, स्पर्म होते हैं, सबसे ज्यादा तो शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु के बाद में वीर्य में क्या पाए जाते हैं, सीमन में क्या पाए जाते हैं, फ्रक्टोज पाए जाते हैं। और फ्रक्टोज के बाद में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर क्या बना लेते हैं, वीर्य बना लेते हैं, सीमन बना लेते हैं। अब देखो ये जो वीर्य है, अब ये सिट्रिक एसिड देखते ही आपका दिमाग ये काम कर रहा होगा कि ये तो एसिडिक नेचर का होता है। सही बात है भाई, हमारा दिमाग यही काम करेगा कि सिट्रिक, अरे पंकज नेगी जी, सिट्रिक एसिड क्या करता है, सिट्रिक एसिड जब ये लाइसोसोम हमारा एक्रोसोम वाले भाग में पाया जाता है शुक्राणु के, और वो अंडाणु की भित्ति को गलाता है। अभी मैं बात करूंगी जब शुक्राणु की संरचना पढ़ाऊंगी उस टाइम पे, ठीक है, अभी बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये जो सीमन है, आप क्या कहोगे कि वीर्य किस प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो सीमन है वो कभी एसिडिक नेचर का होना ही नहीं चाहिए। सीमन हमेशा एल्केलाइन होना चाहिए। एल्केलाइन का मतलब कैसी प्रकृति होनी चाहिए, क्षारीय प्रकृति। तो आप क्या लिख देंगे, वीर्य का पीएच, वीर्य का पीएच यानी कि सीमन का पीएच, जो सीमन बन रहा है, जो वीर्य बन रहा है, इसका पीएच कितना होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, इसका पीएच 7.1 से 8.0 के बीच में हो सकता है। अब आपने देख लिया होगा कि यदि पीएच का मान 7.1 से 8.0 के बीच में है तो आप इसको एल्केलाइन बोल सकते हैं, या फिर बेसिक नेचर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्षारीय प्रकृति का भी बोल सकते हैं। सवाल अच्छा बन जाता है कि वीर्य का पीएच क्या होता है, या फिर सीमन होता है, एल्केलाइन होता है, या फिर एसिडिक होता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि ये कैसा होता है, बेसिक या फिर एल्केलाइन होता है, और इसका पीएच 7.1 से कितना हो सकता है, 8.0 के बीच में हो सकता है। रीजन इसका पूछ रहे हैं कि एसिड एल्केलाइन क्यों होना चाहिए, इसका रीजन है बिकॉज जो फीमेल का जेनेटियल पार्ट्स होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, उसकी जो नेचर होनी चाहिए वो एसिडिक होनी चाहिए। तो उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रल बनाने के लिए जो वीर्य है वो कैसा होना चाहिए, एल्केलाइन होना चाहिए, क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। देखो टेस्टिस केवल मेल में पाए जाते हैं, पुरुषों में पाए जाते हैं। तो जो सीमन है, वीर्य है, वो कहां बनता है, टेस्टिस में बनता है, पुरुष में बनता है, मेल में बनता है। क्लियर है इतना, क्लियर होगा। चलो आगे, चले आगे। ब्रह्मोसी सिट्रिक एसिड यहां पे इसकी पीएच को इफेक्ट नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड में चाहे आप एसिड मिला दो चाहे बेस मिला दो, उसकी पीएच 7.4 ही रहेगी। और उसको हमने बोला था बफर सॉल्यूशन, आपको याद हो तो बफर सॉल्यूशन बोला था, बफर विलियन बोला था। तो उसकी पीएच पर एसिड और बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम सिचुएशन होती है वीर्य से, सीमन पे, कि इसमें चाहे एसिड प्रेजेंट हो चाहे बेस प्रेजेंट हो, इसकी पीएच हमेशा जो है 7.1 से 8.0 ही रहेगी, और ये एल्केलाइन ही रहेगा। क्लियर है, चले आगे। तो ये आपको याद रखना था। अब देखो एक बात और सुन लो ध्यान से, एक सवाल और अच्छा बन जाता है। देखो शुक्र जनन की प्रक्रिया ध्यान से सुनो कैसे होता है। हमें एक बार आपको अलग से हेडिंग, 2 हेडिंग लिखूंगी, एक शुक्र जनन प्रक्रिया, यानी आप इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है,
स्पर्मेटोजेनेसिस को आप क्या बोलते हैं, शुक्र जनन प्रक्रिया, और इस तरफ आप क्या लिखेंगे, अंड जनन, अंड जनन। क्योंकि दोनों में डिफरेंस पता होगा, अंतर पता होगा तो ही आप याद रखेंगे। दिनेश प्रजापति जी पूछ रहे हैं, चलो ठीक है, एक बार आप नोट लगा के एक चीज लिख लेंगे, नोट लगा के मैं लिखवा देती लेकिन आपने पहले ही पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ। नोट लगा के आप क्या लिखेंगे कि स्पर्म का जीवन काल, स्पर्म का लाइफ स्पेन, स्पर्म का जीवन काल 30 दिन होता है। एक बार बन गए तो वो कितने दिन तक रह सकते हैं, 30 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन यदि स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए, फीमेल बॉडी में आप लिख दे, फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए तो ये 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं, 72 घंटे तक लिविंग रह सकते हैं, 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। तो आपको वीर्य का जीवन काल नहीं, वीर्य का जीवन काल नहीं पूछता, फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड का जीवन काल थोड़ी होता है। आपको याद क्या रखना है, स्पर्म का जीवन काल, ठीक है। तो आप अगर पूछ लिया जाए कि बताओ जो शुक्राणु बनते हैं, भाई एक बार जैसे मान लो शुक्राणु बन गए, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, शुक्रजनन कोशिकाएं होती है, वो क्या बनाती है, शुक्राणु बनाती है। एक बार यदि स्पर्म बन गए तो वो स्पर्म कितने दिन तक जीवित रहते हैं, 30 दिन तक। 30 दिन बाद में वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, और उसके बाद दोबारा स्पर्म बनते हैं, वो फिर कितने दिन चल सकते हैं, 30 दिन चल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन यदि उन स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया कि मान लो इंसेमिनेशन की प्रक्रिया हो गई, तो वो स्पर्म फीमेल बॉडी में केवल 72 हार्स यानी 72 घंटे के लिए, 72 जो घंटे होते हैं 72 हार्स के लिए क्या रह सकते हैं, लिविंग फॉर्म में रह सकते हैं। क्लियर है इतना, क्लियर है जी। अरे क्लास को शेयर करो। स्पर्म शुक्राणु को बोलते हैं, मेल गैमीट है। संजय सैनी जी चले आगे, चले, ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं, ये बात आपने नोट कर ली होगी। अब देखो, क्लास को शेयर भी कर दो। हाँ, राम राम सभी को, अरे शेयर करो क्लास को जल्दी से। चलो आगे कि देखो स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ध्यान से देखना, थोड़ा कमेंट्स पे कम ध्यान देना, शेयर करना है जल्दी से कर दो। अब आपको केवल जो मैं पढ़ा रही हूं इस पे ध्यान दो। फ्रक्टोज के कारण होता है, ये ओम सिंह भाटी जी, फ्रक्टोज का कारण है वो शुक्रजनन नलिका। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो आप यहां से समझ गए कि स्पर्म का निर्माण होगा। लेकिन स्पर्म का निर्माण कौन करती है, शुक्रजनन कोशिका, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। आप क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, शुक्रजनन कोशिका। शुक्रजनन कोशिका यानी ऐसी कोशिका जो किसका निर्माण करती है, स्पर्म का निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, शुक्रजनन नलिका कहेंगे। अब देखो होता क्या है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, सवाल बहुत बार पूछा गया, ये खुद कैसी होती है, 2n होती है। अब मेरे से पूछोगे कि मैडम 2n का मतलब क्या है, तो 2n का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 केंद्रक उपस्थित है। n का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। कितने केंद्रक है, 2 केंद्रक। तो इस कोशिका को मैं क्या बोलूंगी, डिप्लॉइड। क्या कहूंगी, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड का मतलब आप क्या कहेंगे, द्विगुणित कहेंगे। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो सवाल बन जाए कि शुक्रजनन कोशिका, ऐसी कोशिकाएं जो स्पर्म बनाती है, जो शुक्राणु बनाती है, वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। कारण अभी समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे विभाजन होता है, और विभाजन से यहाँ पे 2 स्पर्म बनते हैं, केवल 2 शुक्राणु। विभाजन कौन सा होता है आपका, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब समझ गए होंगे। अर्धसूत्री यानी कि जो गुणसूत्र है वो कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। आधे का मतलब n, और यहां भी इतना हो जाएगा n। भाई 2n का आधा कितना हो गया, nn हो गया। फिर आगे चलेंगे तो यहां से 2 शुक्राणु और बनेंगे, और ये जो शुक्राणु बन गए, ये शुक्राणु भी खुद कैसे होंगे, nn वाले होंगे, nn वाले। तो हमने एक चीज नोट करी कि ये जो शुक्राणु बन रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बन गए, आपके स्पर्म बन गए। अभी ये स्पर्म कैसे है, अपरिपक्व है, क्योंकि परिपक्व कहां जाके होंगे,
जब परिपक्व स्पर्म है, इनको स्पर्मेटिड कहा जाता है, स्पर्मेटिड। सवाल बन जाता है स्पर्मेटिड क्या होते हैं? आप कहेंगे कि अपरिपक्व स्पर्म, जो स्पर्म अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड। यानी यहां पे ये अभी 4 क्या बने हैं? स्पर्मेटिड बने हैं, या फिर आप स्पर्म भी बोल सकते हो। और ये एन का मतलब क्या है कि इनमें गुणसूत्र की संख्या यहां से कितनी है? आधी है। तो एन का मतलब आप क्या लिख देंगे कि जो स्पर्मेटिड होते हैं ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड को आप क्या लिख सकते हैं? अगुणित लिख सकते हैं। यही बात बहुत बार पूछी जाती है कि जो गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट्स कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं? तो आप कहेंगे हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हमेशा अगुणित होते हैं। क्यों होते हैं? इसका कारण ये भी है कि भाई शुक्राणु एन होता है। आपको पता है कि शुक्राणु किसका निषेचन करेगा? अंडाणु का। ये एन शुक्राणु किसका निषेचन करेगा? एन अंडाणु का निषेचन करेगा। तो यहाँ पे जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा? 2n बनेगा। और मान लो दोनों 2n होते तो बच्चा 4n हो जाता। यानी कि गुणसूत्र 46 का 46 कितने हो गए? 2n का मान, तो 46 का दुगुना करो। इतने गुणसूत्र होते ह्यूमन बॉडी में, क्या पॉसिबल है ऐसा? दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्र जनन कोशिका कैसी होती है? 2n होती है, डिप्लॉइड होती है। क्या करती है? स्पर्म बनाती है, शुक्राणु बनाती है। यहाँ पे विभाजन होता है और गुणसूत्र पहले से कितने हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे गुणसूत्र कितने थे? 46। ऐसे समझो कितने थे? 46। इनमें गुणसूत्र कितने आ गए? 46 का आधा 23 आ गए। ठीक है, कितने आ गए? 23। ध्यान से समझो, एक ऐसी कोशिका जो शुक्राणु बनाती है उसमें कितने गुणसूत्र हैं? 46। ठीक है, अगर इनका विभाजन हो गया तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब आधे हो जाना। क्या? गुणसूत्र। 46 का आधा कितना होता है? 23। यानी 23 इसमें आ गए और 23 इसमें आ गए। इसके बाद में जब यहां से विभाजन होगा तो सेम ऐसी ही कोशिका यहां बनेगी। अब इसका 23 का आधा मत कर देना, क्योंकि यहां होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। मैं आपको कोशिका के अंदर पढ़ाऊंगी, एक बार इतना समझ लो। और ये विभाजन ऐसा होता है जिसमें जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका के पास होते हैं उतने ही किसमें आते हैं? संतति में। तो इसमें भी कितने हो गए? 23। इसमें भी कितने हो गए? 23। और इसमें भी कितने हो गए? 23। और आपको पता है कि 23 हम किसका मान लिखते हैं? एन का मान लिखते हैं। यानी कि कोई भी अगर मानव कोशिका में अगुणित है तो उसमें गुणसूत्र का मान कितना होगा? 23। और द्विगुणित है तो उसमें कितना होगा? 23 का दुगुना कर दो, कितने होंगे? 46 होंगे। कितने होंगे? 46 होंगे। तो सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ शुक्राणु कैसे होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। केवल कितना केंद्रक पाया जाता है? 1। और सवाल यह भी बन जाता है कि शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने स्पर्म पाए जाते हैं, सॉरी इस एक स्पर्म में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? 23 गुणसूत्र होते हैं। कारण मैं भी समझाऊंगी। एक चीज आप याद रखो, एक स्पर्मेटोगोनिया से सवाल करवाऊंगी मैं, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बने? 4। इंपॉर्टेंट है, मैं अभी पूछूंगी इसलिए आपको याद रखना है। सवाल सीधा बन जाता है कि एक शुक्र जनन कोशिका कितने शुक्राणु बना सकती है? आप कहेंगे 4 शुक्राणु। कितने बना सकती है? 4। एमसी समझाएंगे, अभी थोड़ी तसल्ली रखो। ये चीज समझ में आ गई आपको? बस आपको ये प्रोसेस याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 12th की बात है, हम 12th में लिखा करते थे। अब आपको ऑब्जेक्टिव देना है तो आपको इतना याद रखना है कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 बनते हैं। खुद स्पर्मेटोगोनिया सेल कैसी होती है? 2n होती है। लेकिन स्पर्म हमेशा कैसे बनते हैं? n बनते हैं। n का मतलब स्पर्म में गुणसूत्र 46 के कितने होते हैं? आधे। कितने होते हैं? 23 होते हैं। क्यों होते हैं? कारण अभी समझाऊंगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? पंडित जी मैम हिंदी वर्ड्स यूज करो प्लीज। अबे यार, इससे ज्यादा हिंदी वर्ड कौन से आएंगे? फिर तो मारवाड़ी है। हिंदी, इससे ज्यादा हिंदी क्या आएगी? सबकी हिंदी लिख रही हूं मैं। चलो आगे। अब ये हो गया शुक्र जनन की प्रक्रिया, और ये 4 आपको याद रखने हैं कि स्पर्मेटोगोनिया सेल एक कोशिका कितने शुक्राणु बना रही है? 4 बना रही है। अब चलो अंड जनन पर। अंड जनन को क्या कहा जाता है? oogenesis। आप इंग्लिश में से क्या कहेंगे? oogenesis। और अंड जनन का मतलब क्या है? अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो ओवा बनाती,
जो अंडाणु बनाती है, जो ओवा बनाती है, जो अंडाणु बनाती है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। और अंडाणु बनाने वाली सेल को आप क्या कह देंगे? अंडजनन कोशिका। यानी कि सेल कौन सी होगी? ऊजेनेटिक सेल। आप इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ऊजेनेटिक सेल या फिर अंडजनन कोशिका। तो ये जो ऊजेनेटिक सेल है, आप इसको ऊजेनेटिक सेल भी बोल सकते हैं। ऊजेनेटिक सेल यानी कि जो क्या बनाएगी? अंडाणु बनाएगी, जो ओवा बनाएगी। ठीक है, तो ये जो अंडजनन कोशिका है, ये किसका निर्माण करेगी? ओवा बनाएगी। अब खुद अंडजनन कोशिका कैसी होती है? 2n होती है। जैसे शुक्रजनन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया जो सेल थी वो कैसी थी? 2n थी। वैसे ही ऊजेनेटिक सेल भी कैसी होगी? 2n होगी। लेकिन होगा क्या? जैसे मान लो मैं यहां बना रही हूं, ये एक अंडजनन कोशिका है, ये खुद कैसी है? 2n है। ध्यान से सुनो, वैसे ही विभाजन होंगे। मान लो यहां गुणसूत्र कितने थे? 46, तो यहां गुणसूत्र कितने आएंगे? 23, और यहां कितने आएंगे? 23। आप 23 को क्या लिख दोगे? n। ये भी क्या हो गया? n। ठीक है, इसके बाद में यहां पे फिर से विभाजन होता है और सेम ऐसे ही दो कोशिका बनती है जिनमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। यानी आप इनको भी क्या लिख देंगे? n लिख देंगे। अब आप क्या कहोगे कि मैडम यहां भी कितने अंडाणु बन रहे हैं? 4 अंडाणु बन रहे हैं। लेकिन मेरी बात ये समझाने का कारण यही था, हम क्या बोलते हैं कि एक MC के दौरान, ध्यान से सुनो, एक MC के दौरान एक ही अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो कारण क्या है? अगर अंडाणु 4 बन रहे हैं, एक जो अंडजनन कोशिका है वो 4 अंडाणु बना रही है, तो फैलोपियन ट्यूब में एक ही अंडाणु क्यों आ रहा है? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये होता है कि ये जो 3 कोशिकाएं हैं, यानी 3 जो अंडाणु होते हैं, जो ये 3 अंडाणु बन रहे हैं, ये अंडाणु का काम नहीं करते, ये यहीं पे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनको बार बॉडी के नाम से जाना जाता है, जो हेल्पर होती है, केवल ये काम के नहीं होते। यहाँ पे जो परिपक्व अंडाणु होता है, या फिर आप बोल सकते हैं एक्टिव एग, यानी कि जो सक्रिय अंडाणु है, ये केवल कितना होता है? एक होता है। इनको पोलर बॉडी भी कह सकते हैं। आप लिख सकते हैं इनको क्या कहा जाता है? पोलर बॉडी। ये जो 3 अंडाणु बने हैं, ये 3 किसी काम के नहीं होते और इनको क्या कहा जाता है? पोलर बॉडी कहा जाता है। तो केवल काम कौन करता है? एक ही अंडाणु। यानी आपका आंसर आ गया है। मैंने आपको ये समझाया क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन आप सबने रट्टे मार रखे हैं कि एक MC के दौरान फैलोपियन ट्यूब में एक ही क्या आना चाहिए? अंडाणु आना चाहिए। तो फिर 3 क्या होते हैं? तो ये अपनी पोलर बॉडीज होती है और ये पोलर बॉडी कभी अंडाणु की तरह काम नहीं कर सकती। तो मैच्योर अंडाणु तो केवल कितना होता है? एक ही होता है, जो एक्टिव होता है। और इसी अंडाणु के निषेचन से किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल कितने शुक्राणु बनाती है? 4। अभी पढ़ा, कितने शुक्राणु बनाएगी? 4। लेकिन एक ऊजेनेटिक सेल केवल कितना अंडाणु बना सकती है? 1। यानी आपसे सवाल बन जाए, जैसे एक सवाल देती हूं, जल्दी से आंसर बताना। एक सवाल दे रही हूं आपको, जल्दी से आंसर, ये चीज क्लियर कर लेना। केवल एक अंडाणु बनता है, लिख सकते हैं केवल एक अंडाणु सक्रिय रहता है। केवल एक ही ओवा ऐसा है जो सक्रिय रहता है और इसीलिए एक MC के दौरान, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ही अंडाणु कहां आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। MKS यूनिट, हाँ विश जी नहीं किया, मैं भूल गई थी। बट ये मेरे आइडियल हैं, तो क्लियर है इतना? आपको ये याद रख लेना है। अब देखो, मैं एक सवाल देती हूं आपको, अगर वो सवाल आपने कर दिया तो ये जो मैंने आपको कहानी बताई है, ये आपको शायद समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। आज तुमने क्लास को शेयर नहीं करी, गलत बात है ये। क्लास को शेयर करो, हद होती है तुम्हारे आगे। अब एक सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है कि 25 सवाल लिखेंगे सारे। 25 स्पर्मेटोगोनिया सेल व 25 oogenetic सेल से बनने वाले
शुक्राणु क्रम से लिख रही हूं क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगी, शुक्राणु। क्रम से शुक्राणु व अंडाणु की संख्या बताओ। सवाल बहुत अच्छा है, नीट वाले बच्चों के लिए भी यह सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शुक्राणु व अंडाणु की संख्या बताओ जल्दी से, और आपको रेशियो भी बताना है। आपको संख्या और अनुपात दोनों बताना। आपको बताना क्या है, स्पर्म रेशियो, ओवा एग अनुपात, और इनका नंबर भी बताना है, इनकी संख्या भी बतानी है। जल्दी से बताओ, अगर समझ में आ गए होगे तो जल्दी आंसर दे दोगे आप। महेश कुमावत जी, अच्छा इतना जल्दी, क्या बात है भाई। ओम सिंह भाटी जी ने भी दे दिया। संजय सेन जी आंसर दो। ममता सेवदा, ओके वेरी गुड। मुकेश यादव जी, हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्र जनन कोशिका, और ये है अंड जनन कोशिका। यानी 25 शुक्र जनन कोशिका और 25 अंड जनन कोशिका कितने शुक्राणु और कितने अंडाणु बनाएगी। परवीन सिंह राठौड़ जी, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पंकज नेगी जी 4:1 सीधा ही बता दिया है, शॉर्टकट। हाँ ओम सिंह भाटी जी बिल्कुल 1:4। कृष्ण कुमार चौधरी जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ सुरेंद्र सैनी जी, चलो सारे स्टूडेंट जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। संजय प्रजापति, चलो मैं बताती हूँ, अभी आपका नाम नोट कर लेती हूँ, मैं भूल जाऊंगी, अभी बताती हूँ जस्ट ही। हाँ देख लिया मैंने। संजय प्रजापति जी आपको बताती हूँ। अरे कमेंट्स इतने में एक साथ नहीं पढ़ पाती, समझो, इतना समझ जाओगे यार। चलो क्लियर है। राहुल यादव जी, जुड़वा बच्चों के बारे में कल पढ़ा दिया था मैंने, तो कल की क्लास देख लेना आप। चलो ठीक है, देखो जिन्होंने आंसर दिया है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और कईयों ने चलो आंसर नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिनेश प्रजापति जी आएगी समझ में, ध्यान से देखो इधर। अब देखो सुनील नामदेव क्या बोल रहा है, कॉपी पेस्ट। व्हाट इज द कॉपी पेस्ट? देखो इनके नंबर, और अगर आप इनके नंबर निकाल लोगे तो आप इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, आपके पास में स्पर्मेटोगोनिया सेल कितनी है, 25, और oogenetic जो सेल्स है वो भी कितनी है, 25 है, ठीक है। अब आप n 2n इनको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे सोचो कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल, ध्यान से सुनो, एक स्पर्मेटोगोनिया सेल, मैंने तभी बोला था आपको, कितने स्पर्म बनाती है, 4 स्पर्म बनाती है। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल कितने स्पर्म बना सकती है, 4 स्पर्म बना सकती है। स्पर्मेटोगोनिया सेल है कितनी, 25। आप क्या लिखोगे, 25 गुना 4 कितने हो गए, 25 चौक 100। भाई सिंपल सी बात है कि एक सेल 4 बना सकती है, तो आप क्या लिख दोगे, 25 गुना 4 यानी कि कितने शुक्राणु बन गए, 100 बन गए। अब अगर हम ओवा की बात करें तो हमने क्या कहा था कि एक oogenetic सेल से एक्टिव एग केवल कितना बनता है, एक एग बनता है, यानी कि एक ओवा बनता है। अब होता क्या है कि 25 कोशिका है, अगर एक से एक बन रहा है तो सिंपल सी बात है 25 से कितना बनेगा, 25 बनेगा। और आपको क्या लिखना है आंसर, 4:1। अब इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि चाहे यहाँ पे 100 कर दे, चाहे यहाँ पे 175 कर दे, चाहे 125 कर दे, चाहे 50 कर दे, कितनी भी कर दे, अनुपात तो 4:1 ही आना है। लास्ट में जब संख्याएं कटेगी तो अनुपात हमेशा कितना आएगा, 4:1 ही आएगा। तो आपको इतना, अगर संख्या पूछ ली जाए स्पर्म और ओवा की, तब आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। और अगर केवल रेशियो पूछा जाए, केवल अनुपात पूछा जाए, तो यहां कितनी भी सेल दी हुई हो आपको सीधा आंसर लगाना है 4:1। हाँ जी, हाँ चिंतन पहचान गई, बिल्कुल पहचान गई। क्लियर है, चलो आगे। अब समझ में आ गया रमेश जी?
हाँ पहचान गई, चलो आगे। अब ऐसा कोई भी सवाल आपको किसी भी बुक में देखने को मिले तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपको संख्या पूछे तो आप स्पर्म को 4 से गुणा कर दो और अंडाणु के लिए किससे गुणा कर दो, 1 से कर दो, और लास्ट में क्या निकाल दो, उनका रेशियो निकाल दो। चलो आगे। हाँ, पर oogenetic सेल फॉर्मेशन 1 ओवा। ओम सिंह भट्टी जी बिल्कुल सही है। अब ये बात हमने पढ़ ली, इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? देखो ये सब पढ़ने के बाद में हमने कल बात कर ली थी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एमसी के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि कई बच्चों के बहुत कंफ्यूज है एमसी के लिए। इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं? मासिक चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा जाता है? मासिक चक्र, या फिर इसको रजोधर्म भी कहते हैं। मासिक धर्म, रजोधर्म, ऐसे कुछ नाम भी इनको लिया जाता है। अनिल गुजर रुक जा, रुक जा रुक जा, 1-2 महीने रुक जा। तो देखो एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको आप क्या कहते हैं? मासिक चक्कर। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले तो किस में पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, ध्यान से सुनो। कल हमने ऐसी सी एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, थोड़ा बहुत अगर याद हो तो आपको। तो होता क्या है कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि 2 क्या होती है? ओवेरी होती है। ओवेरी को आप क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय, और अंडाशय के अंदर, ओवेरी के अंदर किसका निर्माण होता है? एग का निर्माण होता है, ओवा का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरफ भी किसका निर्माण होगा? ओवा का निर्माण होगा। यहां पे मैंने बताया था कि इस संरचना को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। आप क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? अंडवाहिनी। हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं। यहां पे देखो मैंने ऐसे एक डार्क सी संरचना बनाई थी इस तरीके से, इसको कहा जाता है यूट्रस। ठीक है, और यूट्रस को आप क्या कह सकते हैं? गर्भाशय। और यहां पे जो संरचना होती है इसको कहा जाता है सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी अच्छा सवाल आता है। अब ध्यान से सुनो कि ये जो ओवेरीज होती है, इन ओवेरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एग प्रेजेंट होते हैं, ओवा पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? ओवा। अब होता क्या है कि ये जो ओवा है, देखो एम से शुरू हो गई, ध्यान से सुनो। मान लो फर्स्ट डे से एम से शुरू हो गई, इस पहले दिन से लेकर जो 14वां, 15वां और जो 16वां दिन है, ये 3 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। 14वां, 16वां, 15वां और 16वां दिन क्या होता है कि 14वें, 15वें और 16वें दिन क्या होता है? यहां से एक अंडाणु का क्या होता है? परिपक्वन होता है, और वो अंडाणु कहां आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये क्या आ गया? अंडाणु आ गया, यानी कि अंडाणु का अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग हो गया यानी कि अंडाणु है, एग है, वो ओवेरी से क्या हो गया? फ्री हो गया। अब क्या है कि 14वें, 15वें और 16वें दिन तक ये यहां वेट करेगा, किसका? स्पर्म का। किसका वेट करेगा? स्पर्म का। अब शुक्राणु क्या किया जाता है कि फीमेल बॉडी में जेनेटियल पार्ट्स में छोड़ दिए जाते हैं, जेनेटियल ट्रैक में छोड़े जाते हैं, जो सेरिविक्स पार्ट से होकर ऐसे यूट्रस से होते हुए एंट्री करते हैं। ठीक है, तैरते हुए आगे पहुंचते हैं, क्योंकि इनके पास ऊर्जा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इनको ऊर्जा देता रहता है, और फ्रक्टोज होती है इनको क्या देती है? ऊर्जा देती है। अगर इस 14वें, 15वें और 16वें दिन यहाँ पे इस अंडाणु के साथ ये स्पर्म जुड़ गया, ध्यान से सुनो, इस अंडाणु के साथ क्या जुड़ गया? स्पर्म जुड़ गया, तो यहाँ पे ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? निषेचन की प्रक्रिया। और निषेचन प्रक्रिया से किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। ये क्या बन गया? जाइगोट। और आपको पता है कि ये जाइगोट, जैसे ही जाइगोट बनता है, ये जो मेम्ब्रेन है यूट्रस में, इस मेम्ब्रेन का मैंने नाम बताया था एंडोमेट्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया था? एंडोमेट्रियम नाम बताया था। ये एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन क्या करती है? थोड़ी सी फूल जाती है, थोड़ी सी, और फूलकर इस तरफ आ जाती है। क्यों आ जाती है? ताकि ये जाइगोट इसके अंदर फंस जाए, ताकि ये जाइगोट किसके अंदर फंस जाए? इस एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन के अंदर फंस जाए, और यहाँ पे ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है, और 9 मंथ के अंदर किसका निर्माण हो जाता है? बच्चे का निर्माण हो जाता है, बेबी बन जाता है। अब होता क्या है कि ये एमसी का टाइमिंग पढ़ रहे,
भाई 1 से लेके 14, 15 व 16वें दिन ये होता है, और 1 से 14 दिन के बीच में क्या होता है कि यहाँ पे तो अंडाणु का परिपक्वन होता है, और यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन बनने लगती है, मोटी हो जाती है। मोटी क्यों हो जाती है? ताकि इसके अंदर जाइगोट फंस जाए, क्योंकि इनको थोड़ी पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना। अगर इन दिनों में निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, तो होगा क्या कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो लगभग अपन चलते हैं 28वें दिन पर। किस पे चलते हैं? 28वें दिन पर। इस 28वें दिन के बाद क्या होने लग जाएगा, ये जो एंडोमेट्रियन मेम्ब्रेन है ये टूटने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी? टूटने लग जाएगी, और टूटेगी, ये एग भी यहां से क्या होने लग जाएगा, भाई ये अंडाणु है, ये ऐसे फटने लग जाएगा, अंडाणु भी फटने लग जाएगा, और एंडोमेट्रियन मेम्ब्रेन भी क्या होने लग जाएगी? टूटने लग जाएगी। और उसके बाद फीमेल बॉडी से ब्लीडिंग के थ्रू इनको क्या किया जाता है? एक्सक्रेट किया जाता है। ब्लीडिंग के थ्रू इनको क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रेट कर दिया जाता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, या फिर इसको क्या बोला जाता है? रजोधर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? क्लियर है इतना? अरे प्रदीप जी, फीमेल में एग लगभग 400 से 450 ऑलरेडी होते हैं फीमेल बॉडी में। प्रदीप जी अच्छे से सुन लो, फीमेल बॉडी में एग की संख्या 400 से 450 होती है लगभग, लेकिन हर एक एमसी के दौरान एक ही एग का मैच्योरेशन होता है। बिल्कुल हेल्पफुल है एसएससी के लिए, हर एक एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है क्या इतना? ये आप बता सकते हैं कि एमसी क्या होती है, किस डेज में क्या होने वाला है। अब देखो कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये जो एमसी चलती है ना, इसके लिए 2 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, एक एलएच होता है, एक एफएसएच होता है, और ये दोनों हार्मोन मैंने पढ़ाए हैं आपको पीयूष ग्रंथि में। पढ़ाया था ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड 2 गोनेड्स हार्मोन छोड़ती है, और गोनेड्स हार्मोन में कौन सा है? एक एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, और दूसरा कौन सा होता है? एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और इनके काम भी मैंने आपको पढ़ाए थे। अब कई बार क्या होता है कि इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अगर लेवल मान लो बढ़ गया एकदम से, तो जल्दी से एमसी स्टार्ट हो जाती है। जल्दी से एमसी स्टार्ट होने का मतलब कि 28 दिन से पहले ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और अगर इनका लेवल कम है तो धीरे धीरे अंडोत्सर्ग होता है, उसके बाद ये इसमें सेरिविक्स वाले यानी कि यूट्रस वाले पार्ट की तरफ जाता है, फिर एंडोमेट्रियम टूटती है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि डेज इससे ज्यादा भी बढ़ जाते हैं। और अगर आपका सवाल है कि प्रेगनेंसी टाइम पे क्या एमसी चलता है, तो बिल्कुल नहीं चलता। अरे कैसे चलेगा, दिमाग तो लगाओ। अगर इतना अच्छे से मैंने समझा दिया आपको कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो जाइगोट बन गया, और ये जाइगोट यहाँ आके फंस गया, इसके बाद के अंदर कोई अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी, ये एंडोमेट्रियम टूटेगी क्या? फिर टूटेगी तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन हो गया मतलब बच्चे की एमटीपी करानी पड़ेगी, बच्चे को बॉडी से बाहर हटवाना पड़ेगा फिर तो। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या सभी का? ये आगे चलूं मैं? एक बार मुझे रेस्पॉन्स दे दो, एक बार मुझे रेस्पॉन्स दे दो। सुनील कुमार जी, प्रेग्नेंट में भी एमसी होती है? अरे प्रेगनेंसी में नहीं चलती भाई एमसी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है बताएंगे? क्लियर है? ओके ओके ओके, शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चले आगे। ओके चलो, अब आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है, मैं बोल के बता रही हूँ कि लगभग 14 ईयर यानी कि जब कोई लड़की 14 ईयर की हो जाती है तो 14 ईयर के बाद में उसमें एमसी शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनो, अगर कोई लड़की 14 ईयर ओल्ड हो गई, 14 ईयर 14 साल की हो गई, तो उसके बाद उसमें एमसी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। और 45 ईयर के बाद में एमसी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। 45 ईयर के बाद में एमसी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। सवाल बहुत बार अच्छा पूछा गया है।
सवाल अच्छा पूछा गया है कि कितने ईयर के बाद में एमसी बंद हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे 45 ईयर, यानी कि 14 में शुरू होते हैं, 45 ईयर में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन ये मत बोलना कि जेंट्स के अंदर भी इतनी एज के बाद में सीमन नहीं बनता, स्पर्म नहीं बनता, लाइफ टाइम। जेंट्स की बात करें तो लाइफ टाइम स्पर्म बनते हैं, लाइफ टाइम शुक्राणु बनते हैं। लेकिन फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 14 साल से एमसी शुरू हो जाती है और 45 साल पे जाके एमसी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। कितने 45 ईयर के बाद में एमसी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और इसको बोलते हैं रजोनी वृत्ति। रजोनी वृत्ति सवाल अच्छा है, रजोनी वृत्ति आपसे सवाल पूछा जाता है, रजोनी वृत्ति कितने ईयर के बाद हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे 45 ईयर के बाद। जैसे ही 45 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद रजोनी वृत्ति क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। यही कारण है कि अगर 45 या 50 से ऊपर एज होगी, भाई कईयों में 50 भी चला जाता है, ये तो एवरेज निकाल रखा है, कईयों में 50 भी चला जाता है, लेकिन आजकल की बात करें तो 40-45 के बीच में एमसी बंद हो जाती है, जिसे रजोनी वृत्ति कहते हैं। लेकिन यही रीजन है कि 50 ईयर के बाद के अंदर बच्चे होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। कम क्यों होते हैं, क्योंकि अगर एमसी नहीं चल रही तो अंडाणु का परिपक्वन ही नहीं होगा, और परिपक्वन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा और बच्चे भी नहीं बनेंगे। ठीक है, हाँ गर्भपात ओव्यूलेशन में अभी पढ़ा रही हूँ, गर्भपात अभी पढ़ा रही हूँ। अबॉर्शन कैसे होता है इसके बारे में मैं अभी पढ़ाऊंगी, अबॉर्शन के बारे में। अब इसके बाद में देखो आपको क्या पढ़ना है, एक टॉपिक और रह गया आपका एमटीपी। एमटीपी एमटीपी क्या होती है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे आप, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनो। देखो ये जो एमटीपी है ये करवाई जाती है 9 वीक्स में, यानी कि सेफ की यदि हम बात करें, सुरक्षित, गर्भपात भी बोल सकते हैं इसको, आप हिंदी में क्या बोलेंगे, गर्भपात। अब समझ गए होंगे गर्भपात का मतलब बच्चे को गर्भ में ही मारना। ठीक है, गर्भपात का मतलब क्या होता है, बच्चे को गर्भ में ही मार देना, मतलब जब यूट्रस में है बच्चा, एम्ब्रियो, वहीं पे उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। देखो ध्यान से कि 9 वीक्स ये टाइम पूछा जाता है, 9 वीक्स यानी आप बोल सकते हैं 2 से 2.5 महीने, आप बोल सकते हैं कि 2 से लेके 2.5 महीने के अंदर एमटीपी करवाना सेफ होता है, सुरक्षित होता है। यानी 9 वीक्स लगभग 9 सप्ताह है या फिर 2 से 2.5 महीने के अंदर यदि गर्भपात करवाया गया है, एमटीपी करवाई गई है, तो वो क्या होती है, सुरक्षित होती है, सेफ होती है। अगर इससे ज्यादा टाइमिंग चला गया तो फिर अगर आप अबॉर्शन करवा रहे हो तो अबॉर्शन वहां पे सुरक्षित नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, 1971 की बात है, 1971 के अंदर इस एमटीपी को इलीगल घोषित कर दिया था, गैर कानूनी, यानी कि कानून रूप से देखा जाए, अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो एमटीपी करवाना एक कानूनी अपराध माना जाता है। बच्चे को गर्भ में मारना क्या माना जाता है, एक अपराध माना जाता है। एमटीपी तब करवा सकते हैं जब गर्भ में जो बच्चा है, यानी कि यूट्रस में जो बच्चा है वो खराब हो गया हो, ठीक है, या फिर बच्चे की ऑटोमेटिक डेथ हो गई हो, उसके बाद उसकी एमटीपी करी जाती है डॉक्टर के द्वारा। लेकिन मान लो कि किसी ने सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लिया, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब अगर किसी को लड़का चाहिए और मान लो कि उसके गर्भ में लड़की है, पहले ऐसे होता था कि उसके गर्भ में लड़की है और उसको क्या चाहिए, लड़का चाहिए, तो करते क्या थे कि उस बच्चे को गिरा दिया जाता था या फिर उसका क्या करवा दिया जाता, अबॉर्शन करवा दिया जाता था, उसकी एमटीपी करवा दी जाती थी और बच्चे को जो भ्रूण है उसको गर्भ में ही मार दिया जाता था। लेकिन ये आप याद रखना है कि 1971 के बाद में इसको गैर कानूनी बोल दिया गया कि ये कानूनी रूप से अपराध है एमटीपी करवाना। आप एमटीपी तब करवा सकते हैं, आप एमटीपी तब करवा सकते हैं जब बच्चा खराब हो गया हो। इससे पहले अगर आप एमटीपी करवाते हो तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करने लग गए थे, भाई आपको पता है कि रूढ़िवादी जो लोग हैं जिनको लड़का चाहिए कि लड़की नहीं चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या वो करने लग गए थे। तो उस कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, उस इलीगल जो चल रहा था सोसाइटी के अंदर, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ा कि इसको कानूनी अपराध बोला गया कि अगर अब के बाद में 1971 के बाद में क्या कहा गया कि
अगर अब के बाद में किसी ने जबरदस्ती, अगर भ्रूण खराब नहीं हुआ है फिर भी अगर किसी ने अबॉर्शन करवाया, किसी ने एमटीपी करवाई, तो वो कानूनी रूप से अपराधी होगा और डॉक्टर को भी सजा मिलेगी और जिसने एमटीपी करवाई है, ठीक है, उसको भी क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। क्लियर है इतना? ये चीज किसके अंदर बताई गई थी, एमटीपी के अंदर बताई गई थी। क्लियर है? शेयर कर दो क्लास को जल्दी। चलो ठीक है, एमटीपी के बारे में पूछे क्या होते हैं तो आप कहेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कितने टाइम में होता है, तो सेफ, अगर सुरक्षित की बात करें तो 9 वीक्स यानी 2 से 2.5 महीने के अंदर एमटीपी करवाना सेफ रहता है, कंफर्टेबल रहता है। और कई बार ये भी हो जाता है कि बच्चा बॉडी में खराब हो जाता है और पता नहीं चलता और उसका जो पॉइजन बन जाता है वो उसकी मदर में फैल जाता है और अगर पॉइजन मदर में फैल गया तो उस मदर की भी वहां पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में दोनों को डेंजरस प्रॉब्लम्स का सामना देखना पड़ता है कि मान लो कि चलो बच्चे की तो डेथ हो गई, बच्चा तो और भी हो सकता है, लेकिन अगर मदर की डेथ हो गई तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राजस्थान पुलिस की एग्जाम बस आप तैयारी किए जाओ। 2020 ये अपना जो ये ईयर चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, ये अच्छे से निकल जाए, उसके बाद में करवा लेंगे। चलो देखो बाद में, अब देखो लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बता ही देती हूं, थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए, मतलब नॉलेज तो होना चाहिए ना। अब ध्यान से सुनो, एक टॉपिक और होता है एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस, एमाइनो बोला जाता है इसको, वैसे एमिनोसेंटेसिस कहा जाता है। सेंटेसिस ये क्या होता है, सेंटेसिस ये क्या होता है, एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, ध्यान से सुनो क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब आप क्या कहेंगे, लिंग निर्धारण किया जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। अब ये थोड़ा सा अलग मेथड है, कैसे किया जाता है ध्यान से सुनो। सपोज दैट ये एम्ब्रियो है, ये भ्रूण है, ये क्या है, एम्ब्रियो है, अभी भ्रूण है और भ्रूण का क्या करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन करना है। होता क्या था कि इस भ्रूण का जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है, एम्ब्रियो का जो लिक्विड है, एम्ब्रियो का जो लिक्विड होता है, जो द्रव्य पदार्थ है, उस लिक्विड में क्या पाए जाते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। गुणसूत्र प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई भी कोशिका निकाल लो आप, भाई कोई भी कोशिका ले लो हमारी बॉडी की, उसमें गुणसूत्र है ना। हमारी बॉडी की जैसे स्किन ले ली, उसमें भी गुणसूत्र है, चाहे वो कायिक कोशिका होगी, लेकिन गुणसूत्र तो है, क्रोमोसोम तो है। तो यहां से गुणसूत्र देखे जाते थे कि गुणसूत्र के अंदर क्या देखी जाती थी, बार बॉडी देखी जाती थी। अब ये बोलोगे कि मैडम बार बॉडी क्या होती है, हमें ये समझाओ। तो देखो बार बॉडी क्या होती है, बार बॉडी कैसे देखी जाती थी, यहाँ पे इंजेक्शन से, ध्यान से सुनो, यहाँ पे इंजेक्शन से ये फ्लूइड निकाल लिया जाता था, एम्ब्रियो से इंजेक्शन के थ्रू ये द्रव्य निकाल लिया गया। मान लो ये द्रव्य निकाला गया है और इस द्रव्य में आपको पता है या तो XX होंगे या फिर क्या होंगे, XY होंगे, या तो क्या होंगे, XX होंगे या फिर क्या होंगे, XY होंगे। तो होता क्या है कि अगर इस द्रव्य में बार बॉडी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो कि कुल X गुणसूत्र माइनस कुल X गुणसूत्र -1 बराबर बार बॉडी। यानी कि यदि आपको बार बॉडी निकालनी है तो जितने X गुणसूत्र हैं उनमें से एक घटा दो, उतनी क्या होगी, बार बॉडी होगी। मुझे बताओ यहाँ पे X गुणसूत्र कितने हैं, 2, मैं 2 में से एक घटाऊंगी तो क्या बच गया, 1, यानी यहाँ पे एक बार बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं यहाँ निकालू गुणसूत्र कितना है, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। यहाँ बार बॉडी प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, तो कितनी होगी, 0 होगी। यानी डॉक्टर्स क्या करते थे, ध्यान से सुनो, अगर बार बॉडी प्रेजेंट है, भाई प्रेजेंट है तो क्या होगी, लड़की होगी, और एब्सेंट है तो क्या होगा,
लड़का होगा। यानी कि उन्होंने थोड़ा टेक्निकल मेथड निकाल लिया था, वो ऐसे पता नहीं लगाते थे एक्स एक्स का क्रॉस एक्स वाई से करवा यार 50% लड़की 50% लड़का, ये नहीं, वो फिक्स बताते थे कि ऐसा क्या होता है। बार बॉडी का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र है एक के अलावा, भाई इतना याद रखना है कि 2 एक्स गुणसूत्र है ना, तो दोनों में से एक घटाते तो बार बॉडी की संख्या आती है, तो वो एक घट रहा है, वो भी क्या बच रहा है आपका एक्स गुणसूत्र ही तो बच रहा है, सिंपल सी बात है। तो आप क्या बोलोगे कि यदि बार बॉडी प्रेजेंट है, ध्यान से सुनो, यदि बार बॉडी प्रेजेंट है तो लड़की और एब्सेंट है तो लड़का। तो ये एक मेथड हुआ करता था सेक्स डिटर्मिनेशन से, जो फिलहाल के अंदर बंद कर दिया गया है। प्रेजेंट में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया है। हाँ होमसिक भाटी जी बिल्कुल सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब इसके बाद में मैंने आपको वैसेक्टोमी पढ़ा दी थी, वैसेक्टोमी पढ़ा दी थी, अभी टाइम बचा हुआ है। तो वैसेक्टोमी के जैसे ही एक और आपकी हेडिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी या फिर ट्यूबोक्टोमी बोलते हैं, ट्यूबोक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अभी ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है कि फीमेल्स की नसबंदी होती है, महिलाओं में नसबंदी, महिलाओं में नसबंदी करना कि मान लो कि फैमिली प्लानिंग करनी है कि भाई 2 ही बच्चे चाहिए, तो 2 बच्चे के बाद में जब 2 बच्चे हो जाएंगे तो उसके बाद में महिला क्या करवाती है, नसबंदी करवाती है, और उसको क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। होता क्या है इस ट्यूबेक्टोमी में कि जैसे ये स्ट्रक्चर अभी हमने बनाई थी, अब इस स्ट्रक्चर का ये जो भाग है ये कौन सा भाग होता है, अंडवाहिनी वाला, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहां से फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं और काटकर यहां से बांध दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी को काटकर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब होता क्या है कि अगर इसको यहां से काट दिया गया, इनको क्या कर दिया गया, काट दिया गया, तो यहां से अंडाणु निकलकर क्या फैलोपियन ट्यूब में आ पाएगा, क्या नहीं आएगा। तो फिर चाहे स्पर्म यहां तक पहुंचे, शुक्राणु को अंडाणु ही नहीं मिलेगा तो निषेचन कहां से होगा। भाई शुक्राणु को अंडाणु नहीं मिलेगा तो निषेचन कहां से होगा, फर्टिलाइजेशन कहां से होगा। क्लास का टाइम है 2 से 3। आई बात समझ में। आपसे पूछा जाए ट्यूबेक्टोमी क्या होती है तो आप क्या कहेंगे, महिलाओं में नसबंदी करवाई जाती है फैमिली प्लानिंग के लिए, और होती क्या है कि इसके अंदर जो अंडवाहिनी है, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काटकर बांध दिया जाता है, और अगर काटकर बांध दिया गया तो यहां से अंडाणु यहां नहीं आ पाएगा और स्पर्म अंडाणु का निषेचन नहीं कर पाएंगे।